गुजरात के बोटाद स्थित श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर में पवन पुत्र हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई थी। प्रतिमा के नीचे लगी पेंटिंग्स में हनुमान जी को स्वामीनारायण संप्रदाय के सहजानंद स्वामी के भक्त और दास के तौर पर दिखाने से विवाद खड़ा हो गया। अब ये नया विवाद क्या रंग पकड़ेगा, क्या मानना है विद्वानों का, आइए देखते हैं अंदर की बात का ये स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात के बोटाद में हनुमान जी की विश्व की सबसे ऊंची किंग ऑफ सारंगपुर में निर्माण के 4 महीने के बाद ही विवाद खड़ा हो गया है। 54 फीट प्रतिमा के नीचे हनुमान जी को स्वामीनारायण संप्रदाय के स्वामी नारायण भगवान के आगे झुकते हुए दिखाया गया है। इस साल अप्रैल महीने में इस विशालकाय हनुमान की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इसके बाद से बोटाद के श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर सुर्खियों में है। मूर्ति के अनावरण के 4 महीने के बाद हनुमान का अपमान करने का आरोप सामने आया है। हिंदू संतों ने मांग की है कि हनुमान का अपमान करने वाले चित्रों को तुरंत हटाया जाए। पवन पुत्र हनुमान का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सौराष्ट्र में एक जगह हनुमान जी की इतनी सुंदर बड़ी मूर्ति, हम तो खबर नहीं, इतनी बड़ी मूर्ति है, तो नीचे हनुमान जी की मूर्ति और नीचे हनुमान जी उनके किसी महापुरुष को प्रणाम करते हुए, सेवा करते हुए दिखाए। ये सब हीन धर्म है। सनातन रूपे सौ एक रहीने પોતાના સંપ્રદાયિકતાની રીતે માં કાર્ય કરવું જોઈએ એવું અમારું માનવું છે કે વિવાદિત વસ્તુઓને આવી રીતે નહીં કરવું જોઈએ। તમારી औकात શું છે? આ એક તમે સનાતન ધર્મને, ખાસ કરી સનાતન ધર્મને આખા રાષ્ટ્રનું તમે અપમાન કરી રહ્યા છો। 33 કરોડ દેવનું, હનુમાનનું તો ખરું, 33 કરોડ દેવનું તમે અપમાન કરી રહ્યા છો। તબ કહેવો તમારી औकात પર મૂળ તમારો આહાર ખરાબ છે। કારણ કે આહાર ખરાબ, એનો વિચાર ખરાબ હોય એટલે આ જે કહે છે ને તમે તમારે થૂકેલું તમારે ગળી જવાનું છે। इस पर कथाकार मुरारी बापू, दिलीप दास जी महाराज और कबराव धाम के महंत श्यामल बापू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर का प्रबंधन स्वामी नारायण संप्रदाय के हाथों में है। हिंदू संतों का आरोप है कि यह पहला मौका नहीं है जब हिंदुओं के आराध्य देवों का संप्रदाय द्वारा अपमान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। प्रधानमंत्री रेवड़ी पॉलिटिक्स को देश के लिए खतरनाक बता चुके हैं, लेकिन अब खुद बीजेपी मुफ्त घोषणाओं का पुलिंदा लेकर राजनीति के मैदान में कूद गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वजह क्या है। लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त वादों की झड़ी लग गई है। सियासी रेवड़ी बांटने में राज्य के साथ साथ केंद्र भी पीछे नहीं है। मोदी कैबिनेट ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री रेवड़ी पॉलिटिक्स को देश के लिए खतरनाक बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर विरोध जताया था, लेकिन अब खुद बीजेपी मुफ्त घोषणाओं का पुलिंदा लेकर राजनीति मैदान में कूद गई है और राज्य स्तर पर बीजेपी ने अभी तक निम्न फ्री बीज की घोषणा की है। गैस सिलेंडर खरीदने पर 200 रुपए की कटौती का ऐलान, पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दे रहे हैं। फ्री बीज यानी मुफ्त चुनावी वादे का पहला प्रयोग अमेरिका में 1920 के दशक में हुआ था। फ्री बीज को ही रेवड़ी कल्चर कहते हैं। फ्री बीज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको मुफ्त में दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आर्टिकल 370 के हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा, इसे लेकर सवाल पूछा था। इसका क्या जवाब दिया केंद्र सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में 45% की गिरावट आई है। घुसपैठ में भी कमी आई है। सुरक्षा बलों को होने वाले नुकसान में 60% की कमी आई है। पत्थरबाजी भी लगभग खत्म हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इस सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी यह नहीं बता सकते कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा, इसमें कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। सुनवाई के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा,
आर्टिकल 370 को बेअसर किए जाने की प्रक्रिया के संवैधानिकता पर सुनवाई जारी रहेगी। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य का दर्जा देने पर जानकारी मांगी थी, वह आपने बता दी है। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव केसुंदा के रहने वाली प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहा मिस इंटरनेशनल इंडिया ने? राजस्थान के छोटे से गांव से आने वाली युवती ने मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव केसुंदा के रहने वाली प्रवीणा अंजना 12वीं कक्षा के बाद से घर से बाहर निकली थी। कुछ माह की मेहनत से इस खिताब तक पहुंची। प्रवीणा अंजना ने कहा, मैं एक छोटे से गांव केसुंदा से हूं, जहां लड़कियों की बहुत जल्द शादी करवा दी जाती है। पढ़ाई में उन्हें इतना साथ नहीं दिया जाता, तो मेरा उद्देश्य भी यही था कि मैं किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचकर उन सभी लड़कियों को प्रोत्साहित कर सकूं, साथ ही उन्हें ये विश्वास दिलाऊं कि अगर मैं कर सकती हूं, तो तुम सब भी कुछ अच्छा करने के लिए सक्षम हो। महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि एक अच्छा एवं सम्मानित जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो भारत की कोई भी लड़की अशिक्षित नहीं रहेगी और बाल विवाह का शिकार नहीं बनेगी। यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाएं आत्मरक्षा तकनीकों को सीखें, ताकि जरूरत आने पर उसका प्रयोग कर सके और कानून इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा चुने, ताकि दुष्कर्म जैसे कोई काम करने का दुस्साहस न करे। ब्यूरो रिपोर्ट। नेताओं और अफसरों के पसीने छुड़ा देने वाली ईडी के खिलाफ सीबीआई ने क्यों शुरू की जांच? पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक जांच एजेंसी का नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है और वह है ईडी यानी प्रवर्तमान निर्देशालय। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस जांच एजेंसी ने कई नेताओं और अफसरों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब खबर आ रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में चल रही जांच के सिलसिले में सीबीआई ने ईडी के ही एक वरिष्ठ अधिकारी सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की ये कार्यवाही ईडी की ही एक शिकायत पर शुरू की गई थी। दरअसल ईडी को पता चला कि दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी केस की जांच के दौरान आरोपी अमनदीप बड़ढल और उनके पिता बीरेंद्र पाल सिंह ने उनके ही जांच एजेंसी के किसी अधिकारी को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, जिसके बाद ईडी के अनुरोध पर असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री और अपर डिविजनल क्लर्क नितेश कोहर के खिलाफ रिश्वत के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी और सीबीआई दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियां है। प्रवर्तन निदेशालय सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर कार्यवाही करती है, जबकि सीबीआई किसी भी मामले की जांच कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारत की आर्थिक प्रगति में और तेजी आने की उम्मीद है। अप्रैल से जून की तिमाही में भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना है। इस तिमाही में यह आंकड़ा कितना रहेगा? भारत की आर्थिक प्रगति में और तेजी आने की उम्मीद है। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन से भारत की अप्रैल से जून की तिमाही के बीच ग्रोथ रेट सबसे अधिक होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अप्रैल से जून 2022 के बाद से जीडीपी में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़त दिखने का अनुमान है। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कमोडिटी के दाम में पिछले कुछ वक्त में कमी आई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को अपना मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मई 2022 के बाद से अब तक आरबीआई ने अपनी ब्याज दरों में 250 बेसिस पॉइंट्स यानी 2.50% की बढ़त हुई है। इस कारण कंपनियों के मार्जिन में कटौती हुई है। ऐसे में लागत में कमी से कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में कुछ इजाफा हुआ है। देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर खर्च किया है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में सरकार में अपने पूंजीगत खर्च के बजट का लगभग 28% हिस्सा यानी 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है। ऐसे में इन सभी ने जीडीपी में बड़ा योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारत और इटली में बढ़ रहा है सामरिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग में कैसे हुई बढ़ोतरी? अगस्टा की कड़वी छाया से कैसे आगे निकल दोनों देश प्रगति पथ के बने हमसफर? भारत आज दुनिया में एक निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है। इसके साथ हर देश अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है।
दुनिया के विकसित देशों में से एक इटली के साथ भी भारत के संबंध अच्छे होने वाले हैं। भारत और इटली के बीच प्रतिरक्षा की बड़ी डील मई जून में इसी साल ही हो जानी थी। उसमें थोड़ी देर हुई है, लेकिन दोनों देशों को उम्मीद है कि वे नवंबर तक सैन्य एंगेजमेंट को लेकर समझौता कर लेंगे, जबकि अभ्यास बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय नौसेना युद्धपोत बनाने का काम बड़े पैमाने पर कर रही है। इटली इसी क्षेत्र में भारत के साथ उतरना चाहता है। अभी 10 से 14 अगस्त तक इटली का नौसैनिक जहाज ITS मोरोसिनी भी मुंबई में था। उसको हिंद प्रशांत क्षेत्र में इटली ने लगाया हुआ है और इसी दौरान वहां मुंबई भी आया था। भारत और इटली दोनों ही के हित कई जगहों पर समान होते हैं और दोनों ही देश एक दूसरे के विश्वसनीय साझेदार हो सकते हैं। हिंद महासागर तो इटली के वाइडर मेडिटेरियन से जुड़ा है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां से मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और एंटार्क्टिका कभी भी जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।